हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस इज CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिलाल, और इसके बाद हम कोई लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे जैसे कि मुझे लग रहा है। इतने खूबसूरत लेक्चर्स हैं और आपके सिर्फ 3 लाइक्स और 1-2 कमेंट होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आप मेरी खाला के बच्चे नहीं हैं कि मैं आपके लिए इतने खूबसूरत लेक्चर बनाऊं। ये मेरा लास्ट लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, इनहेरिटेंस, मेजर बेनिफिट्स ऑफ द इनहेरिटेंस, रीयूज वगैरह वगैरह। तो क्या है ये लेक्चर के कंटेंट थे। एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी ब्यूटीफुल थिंकिंग होती है जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं, उसके अंदर हम इनहेरिटेंस करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का ख्याल रखते हैं, हम उसमें पॉलीमराइजेशन करते हैं, काफी चीजें उनको डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैव लॉट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, मैनी काइंड ऑफ द बिहेवियर। अब ये बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स क्या थे लेक्चर नंबर 1 में मैंने तफसील से बताया। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ नहीं आई तो आपको लेक्चर समझ नहीं आएंगे। जो हमारी रियल लाइफ होती है ना, उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट, मसलन मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बिहेवियर भी होंगे और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। मेरा नाम एक एट्रीब्यूट है, मतलब कि मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने एट्रीब्यूट है, मैंने क्या खाया मेरा बिहेवियर है। तो हर चीज के बहुत सारे बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। यहां से यहां तक आपकी ये बनती है सर डेफिनेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन जिसे कहते हैं। इसमें आपके जो क्विज वगैरह भी हैं इनका आपने खुद ख्याल कर लेना, जिनको मैंने येलो कलर में किया था। अब ये क्या कहता है? कहता है कि इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर होते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट उसका वो वाला हिस्सा जो कि प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, जो उससे रिलेटेड होता है, इस सीन को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आगे उसने कुछ एग्जाम्पल दी हैं, तो एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लें। चले मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ आप। इसमें बड़ी खूबसूरत वो कहता है कि एक हमारे पास स्कूल सिस्टम है। वी डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ द पर्सनल लाइफ ऑफ स्टूडेंट, की हमें पर्सनल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इट विल नॉट इफेक्ट आवर सिस्टम, जो कि हमारा स्कूल सिस्टम है उस पर ये कोई असर नहीं करती कि वो स्कूल के बाद क्या करता है क्या नहीं करता, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन एनी वे। सो वी विल सी दीज ऑब्जेक्ट्स इन द perspective of the school system and will ignore their other, मतलब कि जो उसकी गैर जरूरी, जो कि हमारे काम से नहीं जुड़ी हुई, उन चीजों को इग्नोर करना है। तो इस कंसेप्ट को यहां से इसको समझ लो, इग्नोर अदर थिंकिंग, जिसको मैंने ये लाइन की हुई है, इस लाइन को आप समझ लो। इस कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि एक चीज की जो चीजें हमारे कोड के साथ नहीं जुड़ी हुई उनको साइड पे कर देना, इस सारे कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो प्रिंसिपल पूछ सकते हैं आपसे। Capture only those detail about an object that are relevant of the current perspectives is known as abstraction। कि जो चीजें, ये उसने प्रॉपरली डेफिनेशन बता दी, और प्रिंसिपल भी यही है कि वो चीजें जो एक ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड हैं, इस डिटेल को हमने एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। यानी कि नीचे मैंने उर्दू में लिख लिया, कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो वो कहते हैं वो तमाम मालूमात जो कि एक अहम हैं और टॉपिक्स के हवाले से हैं, ऑब्जेक्ट के हवाले से, उनको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल, सपोज वी वांट टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अली इज द PhD स्टूडेंट एंड टीच BS। अब यहाँ पे एक अली है, अली जनाब जी एक ऑब्जेक्ट है और वो PhD का स्टूडेंट है और वो टीच करता है BS के स्टूडेंट को। तो वो कहता है हियर टू पर्सपेक्टिव्स, वन इज हिज स्टूडेंट, यानी कि वन ये है कि वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अपना जो मैटर है, और दूसरा ये है कि वो टीचर है, ठीक है। तो ये एक जो ऑब्जेक्ट है इसके दो पर्सपेक्टिव हैं कि वो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, कि वो टीच करता है। तो दो इसके जो हैं हमें मिल गए हैं, तो ये उसकी जो है एग्जांपल थी। उसके बाद वी कैन काफी सारी एग्जांपल दी हैं। वी कैन अंडरस्टैंड नेम, एज, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट ईयर। इन चीजों को छोड़ के थोड़ा सा नीचे आते हैं, आगे कुछ उसने दिए हैं ये सारी। यहाँ पे इसको समझ लो कि एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसका ईयर स्टडी है, CGPA है, एम्प्लॉय ID है, डिस्क्रिमिनेशन है, सैलरी है, और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास रोल नंबर, CGPA, ईयर ऑफ द स्टडी, ये सारी चीजें वो कहता है कि एक पर्सपेक्टिव है, इसको मैंने 1-2 कर दिया था, ठीक है। और जो दूसरा है कि वो एक एम्प्लॉय है, उसकी एक एम्प्लॉय ID है, उसकी डेजिग्नेशन है,
और उसकी एक सैलरी स्लिप है, और ये उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के दो रूप हैं। सिमिलरली वी कैन सम अप अली बिहेवियर एज फॉलो। अली का जो बिहेवियर है वो स्टडी करता है, एग्जाम को डेवलप करता है। अब यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं कि इनके साथ ये वाला क्यों आया है कि स्पेस डालें तो ये ठीक हो जाते हैं, असल में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी चीज के अंदर स्पेस नहीं ले सकते क्योंकि ये वेरिएबल हैं, तो लिहाजा ये ऐसे लिखे जाएंगे। इनके अंदर हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, लेकिन एक मेथड है हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है एग्जाम, लेकिन ये थोड़े खराब हो जाते हैं, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा। अच्छा, अली एग्जाम देता है, ये उसका बिहेवियर है। टेक एग्जाम, वो एग्जाम देता है। प्ले स्पोर्ट्स, वो खेलता है, उसका ईट खाता है, उसका बिहेवियर है। डिलीवर लेक्चर देता है, वॉक करता है, ये सारे उसके बिहेवियर हैं। उसके बाद उसने कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट करके ना चीजों को अलग करके लिखा हुआ है, तो इसमें से बहुत ज्यादा क्विज आते हैं। एक वो आपको कुछ ना कुछ दे देता है और वो पूछता है कि ये चीज इसका बिहेवियर है क्या, ये चीज इसका मतलब कि इसका एट्रीब्यूट्स है। फिर वो ये भी पूछते हैं आपसे कि क्या ये चीज एब्स्ट्रैक्शन है, क्या ये चीज एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। तो आपने टक्का रटा लगा लेना यार, बिल्कुल अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि एक एट्रीब्यूट्स है, उसमें नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, उसका ईयर ऑफ द स्टडी क्या है, उसका CGPA क्या है। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय की आईडी है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है और ये एज है। अब ये वाली जो चीजें हैं उसकी एम्प्लॉय वाली साइड पे, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका सैलरी है और एज है। और ये स्टूडेंट वाली साइड पे स्टूडेंट, उसका रोल नंबर, उसका ईयर ऑफ स्टडी और यानी कि ये चीजें सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ी होती हैं, ये वाली जो चीजें हैं ये वाली। और ये वाली जो चीजें एम्प्लॉय की हैं कि वो जहां पे काम करता है, तो दोनों पर्सपेक्टिव अलग हैं, इन चीजों का ख्याल रखना है। कोडिंग में बड़े ख्याल रखने पड़ते हैं। बिहेवियर, अब उसके बिहेवियर में स्टडी करता है, स्टडी करना यानी कि काम करना, या कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे होती है काम का करना, जैसे आपने टेंस पढ़े थे, तो करना जो होता है वो सारा बिहेवियर होता है। स्टडी ये एक करना होता है, एग्जाम देना ये एक काम करना होता है, प्ले स्पोर्ट खेलना एक काम है, डिलीवर लेक्चर ये एक काम है, इसलिए ये बिहेवियर है। डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, ईट खाना, वॉक, ये सारे उसके बिहेवियर्स हैं। ये उसके उसने एट्रीब्यूट्स बताए थे कि एम्प्लॉय की जो आईडी थी ये उसकी। अच्छा, दो चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एक उसने आपको चीजें भी बताई हैं पर्सपेक्टिव्स, और दूसरा उसने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं कि उसकी जो आईडी है ये एक नाम है, ये एक सैलरी है। यहाँ पे खाने पीने का कोई सीन नहीं, यानी कि ये कोई भी काम नहीं है, ये सारे नाम है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये बिहेवियर्स हैं, ठीक है। टीचर्स पर्सपेक्टिव, अब टीचर के लिहाज से उसके पर्सपेक्टिव क्या है, पहले उसके एट्रीब्यूट्स हैं फिर उसके बिहेवियर हैं। अब उसके एट्रीब्यूट्स में क्या है, उसका नाम है, उसका स्टूडेंट रोल नंबर है, और उसके बाद ईयर ऑफ द स्टडी है, CGP है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, ठीक है ठीक है। उसके बाद एज है। अब यहाँ पे उसने जो रेड कलर में आपको पोर्शन करके दिया है, किसी मकसद से उसने करके दिया है, वो कहता है कि जो टीचर है उसके पर्सपेक्टिव क्या है, उसका एक नाम होगा, उसकी एक एम्प्लॉय आईडी होगी, डेजिग्नेशन होगा, सैलरी होगी। जो टीचर है वो स्टूडेंट नहीं होगा, ईयर ऑफ द स्टडी नहीं होगा, उसका CGPA नहीं होगा अगर वो टीचर है। अगर आप ये कहते हैं कि एक बंदा टीचर है वो साथ में स्टडी भी कर रहा है तो फिर तो होगा, तो फिर जब वो स्टडी कर रहा है वो टीचर नहीं काउंट होगा, वो स्टूडेंट काउंट होगा। तो इसका यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पहले बिहेवियर क्लियर कर लें। फिर बिहेवियर जो है आपका, इसमें उसका जो टीचर की चीजें हैं कि टीचर स्टडी नहीं करता, वो एग्जाम नहीं देता, वो प्ले स्पोर्ट्स नहीं करता, वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करता है, डेवलप एग्जाम करता है, टेक एग्जाम करता है, और वो ईट शीट भी करता है, ये उसको काउंट करना चाहिए था। तो इसमें यह है, रिपीट करते हैं कि इसके जो पर्सपेक्टिव हैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव जो है, यहाँ ऊपर दिया था सिमिलरली अली, नहीं यहाँ से काउंट करते हैं। स्टूडेंट के लिहाज से उसकी चीजें क्या थी, यहाँ पे मैंने चीजें कि जो तालिब इल्म के लिहाज से चीजें हैं वो यहाँ पे काउंट करेगा। तो जो नाम होता है तालिब इल्म का नाम होता है, स्टूडेंट होता है तालिब इल्म, जो कि स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट, उसका रोल नंबर होता है, उसका स्टडी का साल होता है, उसका CGPA होता है। स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय होता है। अगर एक स्टूडेंट कहीं पे काम करता है तो वो एम्प्लॉय काउंट होगा, वो स्टूडेंट काउंट नहीं होगा। तो ये चीजें उसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स जरूर हैं। उसके बाद जो बिहेवियर है स्टूडेंट का, वो स्टडी करता है, एग्जाम देता है, प्ले स्पोर्ट खेलता है, डिलीवर लेक्चर नहीं करता, स्टूडेंट लेक्चर डिलीवर नहीं करता, इसलिए ये उसका पर्सपेक्टिव नहीं है स्टूडेंट का। वो एग्जाम डेवलप नहीं करता, सिर्फ एग्जाम देता है। वो टेक एग्जाम यानी कि किसी से एग्जाम लेता नहीं है, और ये ईट वाला स्टूडेंट के खाते में डाल देना चाहिए था, और वो वाक करता है। ये भी दोनों रेड कर देने चाहिए थे, मैं रेड कर देता इनको क्योंकि ये बनते हैं उसके। उसके बाद खैर उनका कोई लॉजिक होगा। टीचर के जो है, यानी कि टीचर की चीजें क्या है, स्टूडेंट नहीं हो सकता टीचर, उसका स्टडी का साल नहीं हो सकता, CGPA नहीं हो सकता, यानी कि करंट टाइम में उसका नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, डेजिग्नेशन सैलरी हो सकती है, और एज भी उसकी हो सकती है, लेकिन ये उसके एट्रीब्यूट्स में जो है चीजें। तो ये चीजें उसने बिहेवियर पर्सपेक्टिव उसके अलग अलग किए। उसके बाद वो कहता है a cat can view with the different perspective, ordinary perspective उसने कहा,
अ पेट एनिमल विद द 4 legs अ टेल, ठीक है, 4 उसकी टांगे हैं और एक उसकी दुम है, और एक जो सर्जन है उसके लिहाज से उसके पर्सपेक्टिव कुछ अलग हैं। तो जो बिल्ली है उसके पास क्या है, उसकी 4 टांगे हैं, उसकी एक दुम है, वो उसके 2 कान है, उसके वो क्या करती है, उसके शार्प टीथ हैं। तो ये बिल्ली के लिहाज से उसकी चीजें थी, तो ये उसके हो गए पर्सपेक्टिव। अब इनमें बिहेवियर क्या है कि बिहेवियर में उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि नाम है, उसके इस्म है। और यहाँ पे जो सर्जन है उसके क्या है कि अ बीइंग विद, सर्जन के पास एक बीइंग विद मतलब उसकी रूह वगैरह होती है जो ढांचे के अंदर, स्केलेटन ढांचा होता है, हार्ट होता है सर्जरी के अंदर, दिल, उसके बाद किडनी होती है, और ये स्टोमच होता है। स्टोमच मेरे ख्याल से दिल को कहते हैं, और किडनी कहते हैं उसको, आंखों को शायद, किस चीज को कहते हैं, जस्ट किडिंग, थोड़ा आपको फन। और यहाँ पे अब ये एक कार है, इसके पर्सपेक्टिव, अब यहाँ पे ड्राइवर ने सिर्फ इस लिहाज से देखना है कि मेरी गाड़ी है और तेल डालना है और लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और ठोक देनी किसी में। और यहाँ पे जो इंजीनियर है उसने सिर्फ ये देखना है कि इसको बनाना कैसे, इसमें क्या क्या चीजें रखनी है, अगर ड्राइवर गाड़ी ठोक देगा किसी दूसरी गाड़ी में तो उसको सेफ्टी कैसे रखनी है, और उसके अंदर मतलब जान बचाने के क्या मेथड रखने हैं, इसकी स्पीड क्या रखनी है। तो इंजीनियर का अपना व्यू होता है, ड्राइवर का अपना व्यू होता है, ठीक है, और हर चीज के अपने लिहाज से पर्सपेक्टिव होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के फायदे और नुकसानात की अब बारी करता है, वो उसकी तरफ चलता है। इसमें एडवांटेजेस में हैं जो इसके फायदे हैं। एब्स्ट्रैक्शन के फायदे ये हैं कि सबसे पहला फायदा इसका है कि इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। ये आपके समझ लो कि आपकी डिफाइंस हैं, या आप ये समझ लो कि आपके क्विज हैं, ये सारी लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्विज आ चुके हैं पहले, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इसकी और इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इजीली कोड को समझ सकते हैं, फिर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा इररेलेवेंट डिटेल है ना, इररेलेवेंट जो कि काम से रिलेटेड नहीं है, दूसरी बकवास चीजें हैं, उनको हम उनसे जान छुड़वा सकते हैं। तो ये फायदा है कि इसका एब्स्ट्रैक्शन का। दूसरा फायदा ये है कि फोकसिंग ऑन द सिंगल, मतलब कि एक सिंगल कोड है ना, एक सिंगल हिस्सा, एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का, तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। फ्रीडम टू चेंज, मतलब कि चेंजिंग की आजादी होती है, एक हिस्से में चेंजिंग करने की आजादी होती है। ये नहीं कि एक हिस्सा चेंज किया पूरा कोड ही खराब हो गया, नहीं, एक हिस्से पे काम करने की आपको इजाजत होती है और आपको आजादी होती है कि उस पर जो मर्जी कर लो, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मतलब आसान हो जाती है। उसके बाद ये खुद पढ़ लो थोड़ा सा, इररेलेवेंट डिटेल से बच जाना, ये फायदे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासेस। व्हाट इज द क्लासेस, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज है। इसको जरा क्या कर देते हैं कि इसको जरा एक तरतीब से करना था, बस कुछ आगे पीछे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास क्लासेस हैं, अब क्लासेस क्या होती है, क्लासेस बेसिकली यहाँ पे उसने डेफिनेशन दिया, आप बेहतरीन ज़्यादा अमल ये है कि आप इसको गूगल से कर लें कि व्हाट इज द क्लासेस। कहता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी क्रिएट, ये OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो ना मैं पूरा कोर्स पढ़ाता रहूं, वही जो सारी रात रोए और सुबह पता चला कि हीर जो हीर थी बस। तो कहते हैं कि वी क्रिएट द जनरल स्केच फॉर द ईच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि जब हम एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक लेते हैं, यानी कि क्लासेस में ये फायदा होता है कि टोटल कोड, ये आपका टोटल कोड, इसमें हम छोटे छोटे ना एक बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि एक फंक्शन बना लेते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हर एक का ना अलग से ना पोर्शन होता है। ये सारी क्लासेस होती हैं, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, तो पूरी कोडिंग में आसानी पैदा हो जाती है। तो कहता है कि हम एक स्केच बना लेते हैं फॉर ईच काइंड ऑफ, हर ऑब्जेक्ट के, मतलब टीचर है तो आगे समझ जाओगे आप, वी क्रिएट द डिफरेंट इंस्टेंट यूजिंग दिस स्केच, वी विल कॉल दिस स्केच और द प्रोटोटाइप ऑफ मैप एज क्लास। बड़ी इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड एक्सिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टर, मतलब वो कहता है कि एक जैसी खसूसियात रखने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको एक जगह पे चिपका दो, यानी कि एक जगह पे उनको इकट्ठा कर लो। मिसाल क्या है इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको आपने गौर से पढ़ लेना है। वो कहता है कि कंसीडर, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, इनकी हम ना 1 2 कर लेते हैं। ये 1 2 कर दी हमने। अली एक ऑब्जेक्ट है, अनम एक ऑब्जेक्ट है और सुहेल एक ऑब्जेक्ट है। ये स्टडी करता है मैथ में, ये स्टडी करता है फिजिक्स में, ये सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री। इसका मतलब ये सारे स्टडी करें, तो इसका मतलब ये सारे स्टूडेंट हैं। तो इनकी एक क्लास बनाएंगे, जिस क्लास में हमने इन सबको बंद कर देना, भाई आप सारे स्टूडेंट हैं, एक रूम है। तो वो कहता है ईच वन इज द स्टूडेंट, सो वी से दीज ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये सारे एक जैसे हैं और इनकी स्टूडेंट क्लास बन जाएगी, ठीक है। मतलब बोले तो ये है कि ये एक जो क्लास बनाई थी, ये वाली एक क्लास, तो इसके अंदर हमने सारे स्टूडेंट बंद कर देने। तो फिर कोड के अंदर एक क्लास बनेगी, एक अलग से पोर्शन कोड का बनेगा जिसमें हम इनको बंद कर देंगे।
फिर उसने दूसरी एग्जांपल दी, कहता है एक दूसरी एग्जांपल ले लो, एहसन टीच मैथमेटिक्स, आमर टीच कंप्यूटर साइंसेज, आतिफ टीच फिजिक्स। इसका मतलब ये सारे टीच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे टीचर हैं, तो इनकी एक अलग से क्लास बन गई, इनकी भी 1 2 कर लेते हैं। ये लो इनकी 1 2 कर दी, और ये सारे टीचर हैं। इसका मतलब वो कहता है कि वन इज द टीचर, सो वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसेस ऑफ टीचर क्लास। अब ये कहता है सारे एक जैसे, एक कमरे में बंद करो, ताला लगाओ, यानी कि इनकी क्लास बन जाएगी टीचर क्लास। तो इसको कहते हैं क्लास, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट सेम खसूसियत वाली चीजों के एक साइड पे रख दो, दूसरी खसूसियत की चीजों को दूसरी, तो ये क्लासेस होती हैं। क्लास की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? क्लास का नेम लिखा जाता है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं, उसके ऑपरेशन लिखे जाते हैं जो कि बिहेवियर है। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, ये कंप्रेस फॉर्म है। ये सेम ऐसे सर्कल है, सर्कल का सेंटर रेडियस यहाँ पे डाल दिया है। देखो यहाँ पे जो कि क्लास के नेम रखे गए, उसके बाद उसकी जो सर्कल है, सर्कल क्लास का नाम है। ये एक उसने एग्जांपल दी थी, अभी उसने उसका बना के दिया कि सर्कल क्लास का नाम है, उसका सेंटर रेडियस है, ये उसका एरिया है, और ये उसकी कंप्रेस फॉर्म है। उसके बाद एक पर्सन है, पर्सन का नाम मतलब ये पर्सन रख दिया, मैं नाम इसका रख देता हूं यार अली, ठीक है। मतलब समझो ये एक अली नाम की क्लास बन गया है, तो अगर इसमें बहुत सारे लोग हैं तो हम कर देते हैं पर्सन क्लास, तो बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे, नाम रखेंगे, उसकी एज जेंडर रखेंगे, सारी चीजें यहाँ पे लोगों की डाल देंगे, इंसानों की, फिर वो खाते पीते क्या है यहाँ पे डाल देंगे, तो ये उसकी नॉर्मल फॉर्म है, ये सप्रेस फॉर्म है। तो ये थी क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिट करना, किसी चीज से इनहेरिट करना, किसी से कुछ निकालना। बोले तो यहाँ पे मैंने ये एक बनाया था आपको समझाने के लिए, ड्राइंग मेरी थोड़ी बकवास है, लिहाजा आपने किसी ने मुझे कुछ कहना नहीं है, आप कह के तो देखो आपकी ऐसी की तैसी, जस्ट किडिंग। अच्छा ये पापा हैं, मैंने अपनी बेसिक एग्जांपल बनाई है, ये पापा जी हैं, पापा जी से पैदा हुआ अली, पापा जी से पैदा हुई शब्बो उनकी बेटी, पापा जी से पैदा हुआ टिंकू। तो यहाँ पे पापा जो है ये बेस क्लास है, यानी कि पापा से आगे बच्चे निकले। जो भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ आसान अल्फाज कर रहा हूँ कि पापा से बच्चे निकले, एक शब्बो निकली, एक अली निकला और एक टिंकू निकला, ठीक है। तो पापा से इनहेरिट हुए हैं ये सारे। तो ये पापा जो है ये क्लास पापा की थी, यानी कि ये पर्सन है, पर्सन से पर्सन निकले, इनमें से कोई भी आप बिल्ली कुत्ता नहीं नजर आ रहा, सारे इंसान है। तो पर्सन की क्लास से पर्सन निकले, ये बेस क्लास थी, ठीक है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं डैड क्लास, और इनसे आगे बच्चे ड्राइव हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं, यानी कि पापा से बच्चे इनहेरिट हो गए आगे। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि इसको समझ लेते हैं, अ चाइल्ड इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इट्स पेरेंट्स, बिसाइड्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में हैव ऑन यूनिक कैरेक्टर। अब वो कहता है कि एक चाइल्ड बनता है, इनहेरिट होता है कुछ खसूसियत लेके अपने पेरेंट्स से, ठीक है। हो सकता है कि वो कहता है कि बच्चे की कुछ खसूसियात अपनी हों, यानी कि पापा जो थे वो एक मेल थे, लेकिन आगे से बच्ची फीमेल निकल आई, तो यहाँ बच्ची टिंको निकल आई, ठीक है। तो आगे से उसकी कुछ खसूसियात डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो निकले पापा से ही है। तो कहते हैं कि ये जो पेरेंट्स होता है इसको बेस क्लास कहते हैं, और जो आगे बच्चे होते हैं उसको ड्राइव क्लास कहते हैं। इसको मजीद पढ़ लेते हैं, ये यहाँ मैंने लिख दिया है, जो डाटा बाप के पास मौजूद है वो बेटे को विरासत के तौर पे मिल जाता है। अगर प्रोग्राम एक डाटा जगह पर दे दिया जाए तो दूसरी जगह पर अगर वही डाटा देना है तो इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मेरे जैसे वीक बच्चों के लिए है, ठीक है, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए। इनहेरिटेंस इन द क्लासेस कहता है इफ अ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, अगर क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट की जाती है, then it's contain all खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्लास। वो कहता है कि अगर हमारे पास क्लास बी है जो कि क्लास ए से निकलती है, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूं। वो कहता है कि हमारे पास फर्ज कर लो कि ये एक क्लास क्या है, बी क्लास है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बी क्लास है, हमारे पास ये एक बी क्लास निकली है। निकली कहां से है, ये हमें निकली है, हमें कहां से निकली है, ए से, ठीक है। अब ए कौन था, ए जो थी ये वाली क्लास थी कुछ। अब क्या कहता है कि बात को समझिएगा, वो कहता है जो बी है वो ए से निकला है, ये ऊपर ए था, ये बी इस ए से निकला है। तो वो कहता है हो सकता है कि, हो सकता है बिल्कुल, वो कहता है हो सकता है कि यकीनन ये जो बी है ए से निकला है तो इसके पास इस ए की खसूसियात हैं, क्योंकि ये इससे निकला है ना, इसका बच्चा है। तो यही बात उसने यहाँ पे समझाई है, इफ आ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए देन इट कंटेन ऑल खसूसियात जो कि ऑफ क्लास ए की हैं। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, एक चीज से दूसरी चीज निकालना। यानी कि यहाँ पे पर्सन है, उससे क्या निकला, उससे टीचर भी निकलता है, क्योंकि टीचर भी पर्सन है, डॉक्टर भी पर्सन है, स्टूडेंट भी पर्सन है। यानी कि पर्सन की एक क्लास थी, उससे क्या निकला गया, टीचर भी, स्टूडेंट भी, डॉक्टर भी निकल सकते हैं। ये सारे इसको
इसकी खसूसियात भी इसमें है, लेकिन इनकी कुछ यूनिक खसूसियात है। अब्बा किसान था, बेटा डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब्बा इंजीनियर था, बेटा बदमाश बन गया। तो उसकी कुछ नई खसूसियात हो सकती हैं, लेकिन वो निकला इधर से ही है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला शेप है, एक शेप नाम की एक क्लास है, उसमें से लाइन निकल सकती है, सर्कल निकल सकता है, ट्राइंगल लिख सकता है। इनहेरिट इज आ और इज आ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज आ, इसको इनहेरिटेंस ही समझो कहते हैं। इनहेरिटेंस इज ए और इज आ काइंड ऑफ, इन दोनों वर्ड्स को आपने याद रखना, ये आपको क्विज आना और लाजमी तौर पे आना है। इससे इनको रिलेशनशिप कहते हैं। ईच ड्राइव क्लास इज द काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास, जो भी वो कहता है ईच ड्राइव क्लास, जो भी कहता है हमने उसको ड्राइव किया, इज काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास, क्योंकि वो कहता है जो भी क्लास हमने निकाली अब्बा से, उसमें अब्बा की खसूसियत है। पर्सन जो है, नेम उसका होगा, उसकी ईट होगी, उसका स्टूडेंट है, आगे से ये सारे निकले हैं, इंसान है ना ये सारे, डॉक्टर टीचर, उनकी आगे खसूसियात हैं कुछ। हियर इज आ, स्टूडेंट इज आ, ये जो वर्ड इज आ है ना, ये इनहेरिटेंस है। इज आ, यही वर्ड इनहेरिटेंस है। स्टूडेंट इज आ पर्सन, टीचर इज आ पर्सन, डॉक्टर इज आ पर्सन, ठीक है। इसको समझना है आपने। हियर इज, ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूं इसको। यहां पे वो कहता है कि सर्कल इज आ शेप, खराब हो गया, इसको यहां पे इतना सा, ठीक है। जो है हमारे पास शेप है, इज आ, शेप इज आ, इनहेरिटेंस का काम इज आ है, यानी कि वो बता रहा है इज आ। तो ये सारे इनहेरिटेंस के फायदे। इसको रीयूज किया जा सकता है। लेस रिडंडेंसी, इसका मतलब ये होता है कि फालतू कामों से जान छुड़वाना, यानी कि स्यापे से बंदे की जान बच जाती है, यानी कि फजूलपन जो काम पे लगता है ना, उससे बंदे को निजात मिल जाती है। इसका ये भी फायदा है। और ये मेंटेबिलिटी जो है, आपके कोड को स्ट्रॉन्ग मेंटेबिलिटी करता है, मतलब मेंटेन करता है, ठीक है। ये इसका फायदा है इनहेरिटेंस का। उसके रीयूज का आगे आप खुद पढ़ लो। उसके बाद है आपका, ये चीजें आप खुद देख लो। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं यार ये सारे यूट्यूब वाले कहते हैं, मुझे भूल जाता है हर बार कहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या होता है वो भी कर दें, जो भी होता है। खैर नेक्स्ट आई थिंक कि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया, 5-6 व्यूज मिल रहे हैं 10-12, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाऊंगा। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर लेक्चर नंबर 3 का ये था, नेक्स्ट कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको मजीद वीडियोस की ज़रूरत है, आपको मजीद लेक्चर समझने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। इसका एंड पे आपको पोस्ट कंटेंट कुछ दिखा देता हूं, अभी तो सिर्फ बेटा मजे हैं, इसका बहुत ज्यादा आगे काम है। आगे आने हैं कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी है, और फिर आपकी निकलनी है चीखें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी है सारी इनहेरिटेंस, और ये काफी डिफिकल्ट वर्क है। और मेरा आपको मशवरा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करें दोस्तों के साथ, और चैनल को शेयर करें, दूर दूर से सपोर्ट करवाएं। और अगर आपको नहीं ये काम आता तो फिर आप आए हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस, जिनको मैं खुद पढ़ाता हूँ। और आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और शैलो कॉपी, ठीक है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो भी छोटा सा, पाकिस्तान का नन्ना मुन्ना सा कोड है। तो मैं आपके लिए आपके सिलेबस को आसान कर दूंगा, क्योंकि मैं आपसे आपके कोड को, आपके सिलेबस को बेहतर जानता हूं। और इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। अगर मजा ना आए, आपके पैसे वापस। क्लासेस होती हैं फीएबल, और ये इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नहीं मिलना अब, क्योंकि आपने जिस तरह मोहब्बत की है, 5-6 व्यूज हैं, और मुझे ग्रुप्स में शेयर करने का नहीं टाइम मिलता। तो आप किया करें, आप सपोर्ट किया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जब तक के लिए हम फिर कभी मिलेंगे किसी मोड़ पे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।